हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। देखो भाई, कल जो है अपन एल्किल हैलाइड में जो प्रिपरेशन मेथड तक पढ़ चुके थे, उनको बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। अब जो है आज इनकी केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो अपने को यहाँ इनकी अभिक्रियाएं देखनी है भी, वो SN1 और SN2 अभिक्रिया, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं हैं। तो हेडिंग डाल लो, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। चलो बात करते हैं भाई इसके बारे में। तो है, इनमें जो अपने को मेनली देखना है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देते हैं यहाँ पर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले तो ये वर्ड पकड़ो, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही का सीधा सीधा मतलब जो नाभिक से सने रखे, वही होगा नाभिक स्नेही। अब नाभिक पर क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज होता है। तो जो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, वो माइनस ही हो सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जनरली होती है। और ये ले लिया अपन ने एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को तोड़ा तो ये R+ और X नेगेटिव के रूप में होता है अभी। एल्किल के ऊपर तो प्लस चार्ज रहेगा और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ देखो वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, मतलब कि ये जो नाभिक नहीं है यहाँ पर हैलोजन, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा ये दूसरा नाभिक नहीं की जगह आ जाएगा। RNU बन जाएगा, X नेगेटिव बाहर चला जाएगा। ये अभिक्रिया का एक फॉर्मेट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, जो अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ लिख भी लेते हैं, अपन लिखते हैं, जब एक नाभिक स्नेही द्वारा नहीं द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। देखो ये रहा एक न्यूक्लियोफाइल, इसने X नेगेटिव दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह आ गया। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इंग्लिश में भी कन्वर्ट करें भाई इसको, तो कर लेते हैं फिर।
लिख लेते हैं यहाँ पर, when a nucleophile when a nucleophile is replaced by another nucleophile, another nucleophile when it is known as nucleophilic substitution reaction। ठीक है, चलिए अब इसके टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका SN1। कौन सा है भाई? SN1। बात करते हैं भाई इसकी। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एकाणुक नाभिक से नहीं अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक से नहीं अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये SN1 के बारे में इसका इंट्रोडक्शनरी नेम कह सकते हैं अपन। अब सबसे पहले SN1 में वहाँ जो ऊपर 1 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है भाई? उसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि अभिक्रिया। आप लिखेंगे यहाँ SN1 में 1 का अर्थ प्रथम कोटि अभिक्रिया है। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1। ओके ना? फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ SN1 में जो 1 है ऊपर ही ऊपर, उसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है या प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपन ये देखते हैं कि देखो फर्स्ट ऑर्डर तो हो गई, ये प्रथम कोटि तो हो गई, तो इसका मतलब एक ही अभिकारक पर या एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो इसका जो काइनेटिक प्रूफ आएगा, इसका गतिज प्रमाण या काइनेटिक एविडेंस जो आएगा, उसमें ये बात अपन सिद्ध कर देंगे। अब सबसे पहले जो है अपने को लिखना है, मेनली अपने को यहाँ पर जो है इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करनी है कि ये होता कैसे है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, कहेंगे अपन यह दो पदों में संपन्न होती है। इट इज कंप्लीटेड टू स्टेप्स। ठीक है ना? दो पदों में ये संपन्न होती है। पहला स्टेप, कार्बोकैटायन का निर्माण।
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहला जो है कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा, देखिए ये एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड में क्या होगा भाई, डिसोसिएशन या यहाँ पर वियोजन होगा। इससे एक तो बन जाएगा आर प्लस, एक बन जाएगा एक्स नेगेटिव। और ये आर प्लस ये आपका क्या है, कार्बन आयन या कार्बोकेटाइन कह सकते हैं। यही आपका कार्बोकेटाइन है। तो पहली स्टेप में यही बन रहा है भाई, ठीक है ना। आप इसमें मेंशन कर लेंगे एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड के वियोजन से कार्बन आयन बनता है, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड टूटेगा, वियोजित होगा और उससे कार्बन आयन बनेगा। आप लिखेंगे कार्बोकेटायन फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का डिसोसिएशन होगा और उससे कार्बन आयन बन जाएगा। अब चूंकि इसमें मध्यवर्ती या मीडिएट जो है वो आपका कार्बन आयन या कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्थायित्व या स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये बात लिख सकते हैं, अभिक्रिया की क्रियाशीलता कार्बन आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ही कार्बोकेटाइन है, तो जाहिर सी बात है ये डिपेंड भी किस पर करेगी, कार्बोकेटाइन पर ही करेगी। तो अभी इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं अपन, लिख लीजिए। कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम निम्नलिखित द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एज फॉलोज। तो स्टेबिलिटी में देखो सबसे आगे जो है, यहाँ पर आपको
लिखना होगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइल। और इसके बाद में यहाँ आ जाएगा एलाइलिक। ये एलाइलिक चक्रीय भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, या अचक्रीय भी हो सकता है। एलाइलिक के बाद में यहाँ आप लिखेंगे तृतीयक या टर्शरी कार्बोकेटाइन। यहाँ सेकेंडरी आएगा, और यहाँ पर प्राइमरी आ जाएगा। सबसे कम देखा जाए सुपर डिग्री या 0 डिग्री। ये तो आपके कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। ठीक है, इसका स्थायित्व भी कार्बोकेटाइन का, और यही स्थायित्व, यही क्रम जो है, यही ऑर्डर जो है एल्किल हैलाइड की SN1 की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी के लिए भी रहता है। सेकेंडरी, प्राथमिक, प्राइमरी, सुपर डिग्री। अपन ने कहा था ना, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो इसके स्थायित्व पर ही डिपेंड करती है। तो जो ये ऑर्डर अपने कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का आया है, वही किसका आएगा? अपने SN1 की रिएक्टिविटी का आ जाएगा। आप लिख दो यहाँ पर कार्बनायन के स्थायित्व का क्रम। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बात हो गई इनके स्टेबिलिटी की। और अब यही क्रम जो है SN1 का भी हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यही क्रम SN1 की क्रियाशीलता का होगा। सेम ऑर्डर will be followed for SN1 reactivity। ओके, सेम ही ऑर्डर इसके लिए फॉलो हो जाएगा। ठीक है।
ये बात होगी SN1 की रिएक्टिविटी। अब इसके बाद में अगली बात ये आती है कि ना सिर्फ ये कार्बोनाइन के टाइप के ऊपर या स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा एल्किल हैलाइड कैसा लिया है इस पर भी डिपेंड करेगा कि RX बॉन्ड का अपने को वियोजन या डिसोसिएशन करना है। उसके लिए चाहिए कि ये बंध थोड़ा कमज़ोर होता जाए ताकि इसको डिसोशिएट करने में आसानी हो। तो जैसे जैसे इधर साइज बढ़ती जाएगी हैलोजन की, बंध का सामर्थ्य कम होता जाएगा, इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो आयोडीन वाले एल्किल हैलाइड को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, तोड़ करके कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप ये भी लिख लेंगे यहाँ पर। SN1 की क्रियाशीलता RX बंध सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। जितना कम सामर्थ्य वाला बंध होगा, ना कम सामर्थ्य वाला बंध होगा, उतनी उतनी आसानी से कार्बोनाइन बन जाएगा। देखिए, द रिएक्टिविटी of SN1 reaction also depends upon the strength of RX bond। तो जितना कम सामर्थ्य होगा इस बंध का, उतनी आसानी से यहाँ वियोजन हो पाएगा और अपने को कार्बोनाइन मिल जाएगा। आप लिखेंगे द लेसर द बॉन्ड स्ट्रेंथ easier will be the availability of कार्बोकेटाइन। जितना कम सामर्थ्य का या कम कह दो बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपका RX बॉन्ड होगा, उतनी आसानी से वो कार्बोकेटाइन दे देगा और फिर रिएक्शन की क्रियाविधि या क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। आगे आप लिख लेंगे आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण यह का RX बंध सामर्थ्य कम होता है। क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उतनी बंध दूरी या बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितनी बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी सामर्थ्य या स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। आप लिख सकते हैं RX बॉन्ड स्ट्रेंथ
of iodine is less, sir, because I2 is of large size। बड़ा आकार का है भी आयोडीन का परमाणु, इस वजह से इसका बंध सामर्थ्य आर एक्स का या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आता है अब आर एक्स की क्रियासिद्धि या क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, वो अपने को लिखते हैं। पता है SN1 के प्रति आर एक्स की क्रियाशीलता का क्रम होगा। Therefore, the reactivity order of Rx towards SN1 reaction will be, सबसे ज़्यादा Ri आ जाएगा इसमें, RBr, RCl, RF। ठीक है, ये रहेगा अभी इनका क्रियाशीलता का क्रम। क्या लीजिए, ये बात हो गई SN1 की रिएक्टिविटी की। ओके, तो यहाँ तक की बात अपने को करनी थी। तो फिर इसके बाद में अपन जो है SN1 के क्रिया विधि या मैकेनिज्म के लिए कुछ एविडेंस देंगे, तो वो भी अपने को यहाँ लिखना है। लिखेंगे अपन SN1 क्रिया विधि के प्रमाण एविडेंस फॉर SN1 रिएक्शन। सबसे पहला गतिज प्रमाण, या काइनेटिक एविडेंस, इसके बारे में बात करते हैं। करें बात, चलो। जब आप इसकी काइनेटिक्स की स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो SN1 है, इसकी जो रेट है, दर है, वो ओनली ऑन एल्किल हैलाइड की सांद्रता या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और सिर्फ एक ही अभिकारक पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि का हो जाएगा। आप लिखेंगे इस अभिक्रिया की दर सिर्फ एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। आता है आता है यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स
अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप यहाँ लिख लीजिए माइनस dr/dt किसके समानुपाती होगी भाई, Rx। ठीक है। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, dr/dt ये किसके समानुपाती हो गया, k के भाई। यहाँ स्थिरांक आ जाएगा k जो है वो क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट। ओके, चलो ये तो इसका पहला काइनेटिक प्रमाण हो गया। अब इसके बाद में दूसरा एविडेंस इसका स्टीरियोकेमिकल या त्रिविमीय प्रमाण देखते हैं। त्रिविमीय प्रमाण, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। अरे बात देखो, जनरली ये कहा जाता है कि आपकी जो SN1 अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण प्रदर्शित करती है। अब रेसिमीकरण क्या होता है, रेसिमीकरण होता है तो दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज का जो प्रोडक्ट है उनका एक साथ मिलना। 50% तो दक्षिण ध्रुवण या डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिले और 50% जो है आपका वाम ध्रुवण या फिर लेवो रोटेटरी कंपाउंड मिल जाए। ठीक है ना, एक को कहते हैं स्मॉल डी, एक को स्मॉल एल, और आपस में इनको मिरर इमेज या एनेंशियोमर या दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगर ये दोनों 50-50% किसी रिएक्शन में मिलते हैं तो वो रिएक्शन रेसिमीकरण या फिर रेसिमाइजेशन कहलाती है, जो कि SN1 होती है। अब कैसे होती है उसका प्रमाण सुनो, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से इसका प्रमाण निकलेगा। आप लिखेंगे में कार्बोदनायन बनता है जो कि sp2 संकरित है। sp2 संकरित है, अतः त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति पाई जाती है। ठीक है ना, लिख लो कार्बोकैटायन formed this reaction that is sp2 hybridized, so it has trigonal planar geometry। ठीक है ना, इसलिए ये त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति रखता है। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति आप बना सकते हैं यहाँ पे। चलो, अब इसकी इस ज्यामिति को देख करके अपन कंफर्म कह सकते हैं कि इस पर इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से। इसलिए 50% डी बनेगा और 50% एल बनेगा। लिख लेंगे यहीं पर
की ज्यामिति से स्पष्ट है कि दोनों तरफ से अटैक हो सकता है भाई, इधर से भी और इधर से भी। स्पष्ट है कि दोनों तरफ से हमला हो सकता है। हो सकता है 50% डी और 50% एल यौगिक प्राप्त होते हैं। इट्स ज्योमेट्री लिख लेंगे आप। इट्स क्लियर्ड फ्रॉम द ज्योमेट्री दैट attack can be occurred from both sides। तो 50% डी एंड 50% एल कंपाउंड आर ऑप्टेन्ड। ठीक है, तो ये बात है त्रिविमीय विन्यास की। फिर इसके बाद में इसका अपन को फिजिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी या विलेयता के बारे में भी अपने को बात करनी है, तो बात कर लेते हैं अभी। बात करते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सीधा सीधा लिखना है SN1 अभिक्रिया। देखो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा जो कि चार्ज्ड है, आवेशित है। ये ऐसे ही विलायक में ये घुल सकते हैं जो खुद भी क्या हो, आवेशित हो। SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में होती है। SN1 reaction occurs in polar मीडिया, ध्रुवीय विलायकों में होगी। चलो, के बाद में एक और पॉइंट इसमें आएगा, वो है पुनर्विन्यास। ये डिस्कस करते हैं पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास सुनो भाई। पुनर्विन्यास का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रक्चर जो है कुछ ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में बदल सकती है, चेंज हो सकती है, तो फिर ये उस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन आयन। अगर ये ज़्यादा स्थायी कार्बन आयन या कार्बोकेटायन में बदलना चाहता है तो बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बदल जाएगा, जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। आप लिखेंगे इसमें, यदि एक कार्बोकेटायन अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में बदलना चाहता है तो पुनर्विन्यास करता है।
पे कार्बोकेटाइन wants to change into more stable carbocation, then it is rearranged. क्या हो जाता है भाई, ये पुनर्विन्यास कर देता है। जैसे कि का एग्जाम्पल देख लें तो देखो, एक अभिक्रिया ली मैंने, ये अभिक्रिया ले रखी और इसमें अपन जो है OH नेगेटिव जोड़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो पहली स्टेप में यहाँ पर देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया और Br नेगेटिव हट गया। अब दूसरी स्टेप होने से पहले देखो एक चीज दिखाता हूं मैं। ये वाला कार्बोकेटाइन तो 1 डिग्री है भाई, प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज सपोज इस कार्बन पर आ जाए तो ये फिर तृतीयक या टर्शरी कार्बोकेटाइन में चेंज हो सकता है, तो फिर ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। देखो क्या होगा, ये मिथाइल जो है वो इस पर जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, तो अपन कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CS2CS3 बन जाएगा भाई यहाँ। अब देखो इस कार्बोकेटाइन को, ये कैसा है, 3 डिग्री है, जबकि ये कैसा था, 1 डिग्री था। तो इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है, मिथाइल शिफ्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, देखेंगे आप इस अभिक्रिया में मैथिल शिफ्ट हुआ है पता है, यह एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया है ना। हाई शिफ्ट occurred in this reaction so it is रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मिथाइल शिफ्ट हो गया इसमें, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया हो गई, पुनर्विन्यास। चलिए आगे बात कर लें इस पर। अब SN1 की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? अब जो है अपने को इसमें SN2 को स्टार्ट करना होगा। ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन SN1 SN2 इन सबको निपटाएंगे और फिर उसके बाद में जो है ये एग्जाम्पल्स के बारे में अपने करना होगा। ओके, अगली हेडिंग जो इसमें आएगी है भाई SN2 रिएक्शन। चलो बात करते हैं इसमें। सबसे पहले तो इसमें जो 2 लगा हुआ है भाई, क्या लगा हुआ है,
टू लगा हुआ है, ये टू यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है भाई? सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया है। ठीक है ना। सबसे पहले तो यही लिखेंगे इस पे, यहाँ दो का अर्थ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, लिख लीजिए। Here two means सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ दो का मतलब क्या है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है ना। चलिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गया, यहाँ पर दो का मतलब, तो अपन ये कह सकते हैं अर्थात यह द्विअणुक द्विअणुक अभिक्रिया है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया है, मीन्स इज बाइमोलिकुलर रिएक्शन। द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी भाई। ओके, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल कर के आएगा भाई कि अगर ये द्विअणुक अभिक्रिया है, अगर ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, तो जरूर ये दोनों अभिकारकों पर डिपेंड करेगी। ठीक है, एल्किल हैलाइड पर भी, और जो आने वाला नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल है उस पर। ठीक है ना। वो तो इसके काइनेटिक एविडेंस या गतिज प्रमाण जब अपन देखेंगे वहां पर आएगा। आगे अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखो, अपन ने SN1 को देखा था कि वो दो पदों में संपन्न होती थी। ठीक है ना। देखो, ये लिखा हुआ है आपका, ये कितने पदों में संपन्न होती थी? दो पदों में, टू स्टेप्स में। लेकिन आपकी जो SN2 रिएक्शन है, ये सिर्फ एक ही पद में संपन्न, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। देखो, कहेंगे आप, यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड टू वन सिंगल स्टेप। ठीक है, एक सिंगल स्टेप में यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। देख लीजिए। अब यहाँ तक का तो आपको पता चल गया कि एक सिंगल स्टेप में हो जाएगी। तो ये तो कंफर्म है कि अब इसके अंदर कोई भी कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन जैसा मध्यवर्ती नहीं बन सकता। तो अब आगे क्या होगा? आगे फिर इसके अंदर एक नया सिस्टम पाया जाएगा, एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट पाई जाएगी, जो आगे किस में बदलेगी? प्रोडक्ट में। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे, यह अभिक्रिया संक्रमण अवस्था सिद्धांत को फॉलो करती है। इसको फॉलो करती है ये ट्रांजिशन स्टेट को। ठीक है ना।
दिस रिएक्शन follows ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये संक्रमण अवस्था सिद्धांत को क्या करती है, फॉलो करती है। तो देखो क्या होगा इसमें, एक बार पढ़ा लेते हैं। देखिए अब यहाँ आएंगे, जैसे एल्किल हैलाइड बनाया आपने, और ये एल्किल हैलाइड जो है, मान लीजिए इससे नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करता है। तो ये अभिक्रिया जो है, ये नाभिक से नहीं, डायरेक्ट यहाँ सामने से नहीं करेगा, बल्कि बैक साइड से करेगा। ठीक है? तो ये जो है हमला इस पर बैक साइड से करेगा, है ना। बैक साइड से हमला करेगा। तो इस प्रकार की एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी, तो फिर टूटेगी तो अपने को नया उत्पाद दे देगी, जो कि इन्वर्टेड होगा। ठीक है ना। तो इसमें तो प्रतिपन पाया जा रहा है, जबकि SN1 में रेसिमीकरण पाया गया था। ठीक है ना। तो एक बार दिखा दूं आपको वापस। ये देखो, SN1 में क्या पाया गया था, रेसिमीकरण। ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ रेसिमीकरण पाया जाता है, एयर रेसिमाइजेशन इस फॉर्म, रेसिमीकरण पाया जाता है भैया। ओके। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपका कंपाउंड इस तरफ आया, प्रोडक्ट में बदला, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इसमें प्रतिपन मिला है आपको, क्या मिला, प्रतिपन मिला। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख दीजिए, इन्वर्जन। ठीक है। ओके। अब यहाँ संक्रमण अवस्था के गुण देखेंगे भैया। पहले तो का ग्राफ बना दिया जाए। एनर्जी अभिक्रिया निर्देशांक या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट भी अपन दिखा दें, देखो NU H H, यहाँ आप लिखते हैं X। ठीक है। ले लीजिए, इससे ये बन गया, जहाँ आपकी ट्रांजिशन, ये यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है।
अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। एक तो दो यहाँ पर संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन। चलिए विशेषताएं देखें अब इसकी। सबसे पहले आप लिखेंगे संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अधिकतम होती है। दिख रहा है ना ग्राफ में, सबसे ऊपर है ये संक्रमण ऊर्जा की संक्रमण अवस्था की अवस्था की ऊर्जा अधिकतम होती है। ट्रांजिशन स्टेट हैज मैक्सिमम एनर्जी। फिर इसके बाद में अगली बात में कार्बन पर 5 बंध होते हैं। अतः यह अस्थायी संरचना। अस्थायी संरचना है। 5 बंध दिख रहे हैं ना भाई इसमें, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। और कार्बन पर कभी 5 बॉन्ड स्टेबल हो सकते हैं? नहीं ना, इसलिए ये अनस्टेबल। लिख लीजिए here 5 bonds are found on carbon so it is unstable structure। तीसरी बात करें इसके बारे में, देखो इसमें एक बंद, ये दोनों बंद डॉटेड लाइन से हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंद बन रहा है और एक बंद टूट रहा है। आप लिख सकते हैं इसमें दो बंद डॉटेड हैं अर्थात एक बंद बन रहा है व एक बंद टूट रहा है। has two dotted bonds so one is about to break and second one is about to form। ये बात में आपको ध्यान रखनी। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ विन्यास का प्रतिपन्न पाया जाता है। ठीक है ना, पता है। अभिकारक और उत्पाद अविन्यास विपरीत होता है। ठीक है।
लिखोगे हेयर inversion is found, inversion is found, and so the configuration of reactant and product different. प्रोडक्ट का और आपके रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, मतलब अपोजिट ही होता है, अपोजिट है। तो ये विन्यास का यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिपन हो गया या विवर्जन हो गया अभी, करेक्ट है। अब इसके बाद में SN1 के लिए क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, जाहिर सी बात है यहाँ त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर काम करता है। ये 1 डिग्री हैलाइड ही इस रिएक्शन को आसानी से दे पाता है। तो आप लिख सकते हैं आगे SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ SN1, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता देखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ त्रिविम बाधा कारक क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, अतः प्राथमिक हैलाइड अभिक्रिया को आसानी से देता है। हेयर स्टेरिक फैक्टर governs, so primary halide gives this reaction, इसीलिए ओके 1 डिग्री हैलाइड जो है इसको आसानी से देगा रिएक्शन। तो आप इसका ऑर्डर बनाएंगे, कहेंगे SN2 क्रियाशीलता का क्रम, एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2, ठीक है। तो मैथिल सबसे पहले होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में प्राइमरी हैलाइड,
सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में इसमें कौन, टर्सरी। ठीक है, तो SN1 का बिल्कुल उल्टा चल रहा है यहाँ पर। यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि एक ग्रुप में बल्कि ग्रुप कितने कम है, यानी कि उसमें त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी कम है, ये देखा जा रहा है। तो सबसे कम तो भाई मैथिल में ही हो सकती है। ठीक है, तो इसको देखा जाएगा। चलिए, ये आपकी SN2 की क्रियाशीलता का क्रम हो गया। अब SN2 के लिए कुछ प्रमाण देख लें। आप लिखेंगे SN2 क्रियाविधि के प्रमाण। करेक्ट है, एविडेंस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 की क्रियाविधि के प्रमाण देख लें आप। ठीक, चलिए बात करें। जैसे पहला है गतिज प्रमाण, या काइनेटिक एविडेंस। तो इसमें आप कह सकते हैं dR/dt जो रेट है वो एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही है और दूसरे अभिकारक यानी कि नाभिक स्नेही पर भी डिपेंड कर रही है। तो आप लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है दोनों विकारकों की सांद्रताओं पर या कंसंट्रेशन। करेक्ट है, ये होगी बात। यहाँ से दिख रहा है आपको, गतिज प्रमाण के बाद में आपको लिखना है इसमें प्रेम प्रमाण। ठीक है, फिजियोकेमिकल एविडेंस आप लिखेंगे में देखा जाता है कि नाभिक स्नेही संक्रमण अवस्था में, संक्रमण अवस्था के विपरीत दिशा से हमला करता है। अतः प्रतिपन्न उत्पाद प्राप्त होता है। It is observed that nucleophile
attacks on the back side of transition state. So inverted product is obtained. ठीक है ना? आपको विपरीत दिशा से हमला करेगा तभी तो इन्वर्टेड या प्रतिपन्न वाला उत्पाद प्राप्त होगा। पीछे जाके देख ले, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, इस नाभिक स्नेही ने कहाँ आक्रमण किया है? पिछली साइड में, बैक साइड में, तभी तो ये उल्टा उत्पाद मिला है। ठीक है ना? ये बात, ये इसका स्टीरियोकेमिकल क्या है, एविडेंस है। ठीक है ना? अब इसके बाद में हमें देखना है अगली क्लास में SN1 और SN2 को प्रभावित करने वाले कारक जो इनको फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको देखना है, और साथ में इनके रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स भी जो मेरे को देखने हैं, है ना? प्रभावित करने वाले कारकों में मोटा मोटी अपन स्टार्ट करें, क्या है, SN1 व SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स affecting SN1 and SN2 में सबसे पहले तो प्रभावित करने वाले में अभिकारक ही होता है, अभिकारक की संरचना होती है वो प्रभावित करती है, क्रियाकारक की संरचना है, अभिकारक की संरचना या क्रियाकारक की संरचना प्रभावित करती है स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट, ये प्रभावित करती है। सेकंड नंबर पर जो है इसमें प्रभावित करेगा तो वो हैलाइड की प्रकृति, नेचर ऑफ हैलाइड। तीसरे नंबर पर इसमें अपन देख सकते हैं हैलाइड के बाद में जो है आपके नाभिक स्नेही की सांद्रता इसको प्रभावित करती है। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये प्रभावित करता है। फिर इसके पश्चात विलायक के बारे में भी अपने को देखना है। थोड़ा बहुत तो SN1 में देख ही चुके, SN2 के लिए भी अपन देख लेंगे। विलायक की प्रकृति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो, ये भी अभिकारक अभिक्रिया को या रिएक्शन को जो है प्रभावित करते हैं। अब इसमें अपने को कल जो है क्रियाकारक की संरचना, हैलाइड की प्रकृति, इन सब को पढ़ना है। ठीक है, कल की क्लास में जो पर डिस्कशन करेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनको अपन देखें। तो यहाँ तक पढ़ लिया आपने। ठीक है, कल की क्लास में इससे आगे जो है अपने करना है।
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।